शालिभद्र महाराज के दरबार में नौकरी करता था और हमेशा निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता। एक दिन सुबह उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति की तबीयत ठीक नहीं लग रही। चिंता से भरकर वह बोली, सुनिए जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। रोज काम पर जाना क्या इतना जरूरी है? क्यों ना आप 2 दिन की छुट्टी लेकर घर पर आराम करें, इससे आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। मैं कचहरी में किसी से कहला भी दूंगी, महाराज को खबर मिल जाएगी। शालिभद्र हल्के से मुस्कुराया, फिर गंभीर होते हुए बोला, ऐसा मत करना भाग्यवान। अगर मैं दरबार में नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और अगर महाराज का आदेश अधूरा रह गया तो मुझे सिर से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आज महाराज युद्ध की विद्या सीखने के लिए गुरुजी के पास जाने वाले हैं। ऐसी घड़ी में अगर मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो महाराज क्रोधित हो सकते हैं। तुम्हें पता ही है कि मेरा काम है महाराज को छत्र प्रदान करना। यह नौकरी बस दिखने में साधारण है, पर इसे निभाना बड़ा कठिन है। पत्नी ने उसकी बातें चुपचाप सुनी। वह जानती थी कि उसके पति के लिए उसके कर्तव्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है, और उसके दिल में पति के प्रति और अधिक सम्मान और स्नेह उमड़ पड़ा। पत्नी ने फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप महाराज को छतरी देने का काम करते हैं। इस सेवा के लिए इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं जी। चाहे छतरी पकड़नी हो या कोई और काम, नौकरी तो करनी ही है, आखिर घर चलाना है। हमारे पास दादा परदादा से कुछ भी तो नहीं मिला। 1 एकड़ जमीन भी नहीं है कि आराम से बैठकर खा सके। शालिभद्र ने उसके भोलेपन पर हल्का सा मुस्कान बिखेरते हुए कहा, ठीक है, तुमसे बातें करता रहा तो सारा दिन यही बीत जाएगा। मैं काम पर जा रहा हूँ। पत्नी ने धीरे से उसके हाथ में एक छोटी सी पुड़िया थमाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन यह दवाई साथ ले जाओ और समय पर खा लेना। तबीयत का ख्याल रखना। शालिभद्र ने सिर हिलाकर सहमति दी और एक आखिरी नजर से अपनी पत्नी को देखकर निकल पड़ा। इस प्रकार तबीयत खराब होने के बावजूद वह अपने कर्तव्य और महाराज की सेवा के लिए दरबार की ओर चल पड़ा। उसके मन में एक ही विचार था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने महाराज के प्रति अपनी निष्ठा में कोई कमी नहीं आने देगा। दरबार के भव्य प्रांगण में एक सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, सब कुछ तैयार है। गुरुजी के लिए भेंट भी सजी है, बस अब चलने की आज्ञा का इंतजार है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शालिभद्र, पास आ, मुझे छतरी संभालने में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। शालिभद्र ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, हुक्म की तामील करता हूँ। कुछ ही पलों में महाराज अपने शाही घोड़े पर सवार हो गए और शालिभद्र पूरी निष्ठा से छतरी थामे उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। घोड़े की टापों के संग बगल में छतरी संभालते हुए शालिभद्र की सांसें भी ताल से ताल मिलाती चली। महाराज ने अचानक पलटकर कहा, अरे शालिभद्र, छतरी ठीक से पकड़, तेरी चाल इतनी धीमी क्यों है? तेज चल। शालिभद्र ने हाफते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह महाराज अपने आदरणीय गुरुजी के लिए अनमोल भेंट लेकर आदर भाव से उनके आश्रम की ओर बढ़ते चले गए। आश्रम के द्वार पर पहुंचते ही माहौल में शांति, भक्ति और श्रद्धा की खुशबू फैल गई। महाराज ने आदर पूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव को मेरा सादर प्रणाम। आपके पवित्र दर्शन से मेरा मन अपार खुशी से भर उठा है। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, दिग्विजय, मेरे कीर्तिवर्धन पुत्र, इतनी दूर क्यों आए हो? क्या कोई विशेष कारण है? महाराज ने श्रद्धा से कहा, नहीं गुरुदेव, आज उस दिन को पूरे 5 वर्ष बीत गए जब मैंने आपके सानिध्य में अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। उसी उपलक्ष्य में आपके दर्शन के लिए आया हूँ। यह मेरे हृदय की छोटी सी भेंट है, कृपया इसे स्वीकार करें। गुरुदेव ने स्नेहपूर्ण आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा हृदय तो इतना विशाल है कि स्वयं एक उपहार है। जाओ पुत्र, तुम्हारे शासन में प्रजा सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करे, यही मेरा आशीर्वाद है।
गुरुदेव के आशीर्वचनों को पाकर महाराज का मन संतोष और गर्व से भर गया। फिर वह आदरपूर्वक विदा लेकर अपनी राजधानी की ओर लौट चले, मन में गुरुदेव के आशीर्वाद की अनमोल ऊर्जा लिए। महाराज ने देखा कि शालिभद्र पसीने से तरबतर बैठा है तो जोर से पुकारा, अरे शालिभद्र, क्या कर रहा है तू? यहाँ ऐसे सुस्ताने का समय नहीं है, जल्दी से आ। शालिभद्र ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, जी महाराज। तभी राजा बोले, धूप तो मानो आग बरसा रही है, मेरे तो गले में कांटे पड़ रहे हैं। अगर संभव हो तो कहीं रुककर थोड़ा पानी पी लिया जाए। शालिभद्र ने तुरंत विचार किया और बोला, जरूर महाराज, पास में ही एक तालाब है, आपकी आज्ञा हो तो वहीं जाकर प्यास बुझा लें। महाराज का घोड़ा तालाब के किनारे पहुंचा, जहां पानी की ठंडक उनके थके हुए शरीरों में सुकून भरने लगी। शालिभद्र तुरंत महाराज के लिए तालाब से पानी भर लाया। महाराज ने पानी के घूंट पीते हुए संतोष भरी सांस ली और बोले, अरे वाह, गला तो मानो जल ही रहा था। अगर यहाँ न रुके होते तो आगे बढ़ना कठिन हो जाता। ऐसी प्रचंड धूप मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। शालिभद्र भी प्यास से व्याकुल हो रहा था, किंतु महाराज के सामने उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मन ही मन वह सकुचा रहा था और सोच रहा था कि कहीं प्यास के मारे वह बेहोश होकर गिर जाए। तभी महाराज की नजर शालिभद्र पर पड़ी। महाराज ने शालिभद्र की ओर ध्यान से देखा और स्नेह से कहा, सुनो शालिभद्र, तुम भी बहुत थके हुए लग रहे हो, जाओ जाकर अपनी प्यास बुझा लो। शालिभद्र ने संकोच से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, सच कहूं तो मुझे भी बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन मन में यही विचार आया कि आप क्या सोचेंगे, इसलिए रुक गया। महाराज ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे शालिभद्र, आखिर तुम भी तो इंसान हो, तुम्हें भी प्यास लगेगी ही। ऊपर से मेरे साथ दौड़ते दौड़ते तुमने अपना जी जान लगा दिया है, जाओ जाकर आराम से पानी पी आओ। शालिभद्र ने महाराज की उदारता पर आभार जताते हुए कहा, जी महाराज, मैं अभी जाकर पानी पी लेता हूँ। वह तेजी से तालाब की ओर बढ़ा, ताजगी से भरपूर ठंडा पानी पीकर अपनी थकान मिटाई और फिर महाराज के पास उनकी सेवा में लौट आया। इसके बाद दोनों फिर से राजधानी की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। शालिभद्र ने संकोच के साथ पूछा, हुजूर, क्या आज हमें कहीं और भी जाना है? अगर नहीं तो मैं घर चला जाऊं, कुछ काम भी है। महाराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है तुझे, थोड़ा रुका रह। शालिभद्र ने मन ही मन सोचा, महाराज के मन में क्या है यह तो समझना मुश्किल है। खैर, हुजूर का आदेश है तो इंतजार करना ही पड़ेगा। समय बीतता गया और थकान भी अपना असर दिखाने लगी। शालिभद्र ने खुद से कहा, आज तो बदन जैसे टूट ही गया है। घर लौटने का मन है, लेकिन शाम तक यहीं रुकना होगा। चलो थोड़ा कुछ खा लेता हूँ ताकि कुछ ताकत आ जाए। शाम ढलते ही महाराज ने शालिभद्र को विदा दी। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने प्रेम पूर्वक उसके थके हुए पैरों को सहलाना शुरू किया। शालिभद्र को उस स्नेह में गहरी राहत का एहसास हुआ और धीरे धीरे उसकी आंखें मीच गईं। शीघ्र ही वह गहरी नींद के आगोश में समा गया। एक लंबी और थकान भरी दिनचर्या के बाद सुबह उठते ही शालिभद्र ने अपने शरीर में अजीब सी बेचैनी महसूस की। माथे पर हाथ रखते ही उसने दर्द और जलन से कराहते हुए कहा, बाप रे, पूरा बदन टूट रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में आग लगी हो। लगता है मुझे तेज बुखार हो गया है। शालिभद्र की पत्नी उसकी हालत देखकर चिंतित हो उठी। अरे ये तो सच में बुखार है। आज आप कहीं नहीं जाएंगे, आप घर पर ही रहकर आराम कीजिए। जब तक आपका बुखार ठीक नहीं हो जाता, मैं आपको बाहर कदम भी नहीं रखने दूंगी। शालिभद्र ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, अरे ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मैं नहीं गया तो महाराज की छतरी कौन थामेगा? हम गरीबों के लिए ये सब मामूली बातें हैं। चलो मेरा डब्बा तैयार कर दो।
मैं काम पर जा रहा हूँ। पत्नी ने दृढ़ता से उसे रोकते हुए कहा, ऐसे नहीं हो सकता। इतनी तेज बुखार में बाहर गए तो तबीयत और खराब हो जाएगी। आप चुपचाप बिस्तर पर आराम कीजिए। थोड़ी सी हट के बाद आखिरकार शालिभद्र पत्नी की बात मान गया और बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगा। उसकी पत्नी ने प्यार से माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं और धीरे धीरे शालिभद्र की आंखें बोझिल हो गईं। इस तरह बुखार से जूझते हुए वह घर पर ही आराम करने लगा। इधर महाराज अपनी यात्रा के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने आदेश दिया, सारी तैयारियां पूरी करो और शालिभद्र को बुला लाओ। उसे भी तैयार रखना। एक सेवक थोड़ा झिझकते हुए बोला, महाराज, शालिभद्र आज दरबार में नहीं आया है। हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। महाराज ने आश्चर्य से कहा, क्या वह अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? उसे समय का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जाओ तुरंत उसे ढूंढ कर लाओ, चाहे जहां भी हो। सेवक शीघ्रता से शालिभद्र के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अरे शालिभद्र, ओ शालिभद्र, क्या तुम घर पर हो? दरवाजे पर शालिभद्र की पत्नी आई और बोली, आज वह काम पर नहीं जा पाएंगे। उन्हें तेज बुखार है और वह बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। सेवक चिंता में पड़ गया और बड़बड़ाते हुए बोला, अब महाराज का नगर भ्रमण कैसे होगा? उनके लिए छाया का इंतजाम कौन करेगा? शालिभद्र की अनुपस्थिति से महाराज को अपने सारे कार्यक्रम बदलने पड़ेंगे। शालिभद्र की पत्नी ने यह सुनकर दृढ़ता से कहा, आपकी बातें अजीब हैं। क्या एक बीमार इंसान को थोड़ी सहानुभूति भी नहीं मिलनी चाहिए? सेवक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो आप क्या चाहती हैं कि महाराज नाराज होकर शालिभद्र को नौकरी से निकाल दें? शालिभद्र की पत्नी ने तीखे स्वर में जवाब दिया, अगर ऐसा है तो यही सही। जो इंसान को इंसान नहीं समझता, उसके लिए काम करने से बेहतर तो कुछ और है। अब आप जा सकते हैं। सेवक के पास कोई उत्तर नहीं था। वह चुपचाप लौट गया और उसकी आंखों में शालिभद्र की पत्नी का वह अडिग आत्मसम्मान जैसे गूंजता रहा। महाराज के निकलने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, परंतु शालिभद्र अब तक नहीं पहुंचा था। अतः उसे बुलाने के लिए एक स्वयं सेनापति छत्रपाल उसके घर पहुंचा। उसने भी वही कहा जो पहले सेवक ने कहा था, परंतु शालिभद्र की पत्नी ने बिना किसी भय के उसे भी वैसा ही जवाब दिया। सेनापति छत्रपाल ने तब गहरी आवाज में कहा, देखिए, आप लोग महाराज की आज्ञा का विरोध कर रहे हैं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर विचार कर लीजिए। शालिभद्र की पत्नी ने दृढ़ता से जवाब दिया, ओ सेनापति महाराज, आप यह कैसी बातें कर रहे हो? मुझे माफ करना, पर मेरे पति की सेहत मेरे लिए सबसे पहले है। मैं उनकी देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। इन बातों को सुनकर बुखार में तपते बेसुध सोए शालिभद्र की नींद टूट गई। उसने करवट लेते हुए धीरे से कहा, सेनापति छत्रपाल जी, मेरी पत्नी की बातों का बुरा न माने। मेरे बुखार की वजह से वह बहुत ज्यादा चिंतित है। आप चिंता न करें, मैं अभी काम पर पहुंच जाता हूँ। शालिभद्र की बात सुनकर सेनापति चला गया। शालिभद्र ने तब अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, मैंने वैद्य जी की दी हुई सारी दवाइयां ले ली हैं। तुम चिंता मत करो, अब मुझे कुछ नहीं होगा। पत्नी ने अनमने भाव से कहा, ठीक है, पर अच्छे रास्ते से ही जाना, जल्दी पहुंचना और महाराज बाहर निकले उससे पहले छतरी लेकर तैयार रहना। शालिभद्र ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया और बुखार की थकान को नजरअंदाज कर महाराज की सेवा के लिए निकल पड़ा। महाराज नगर भ्रमण के लिए पूरी तरह से सुसज्जित होकर महल के द्वार पर आए ही थे कि सेनापति ने शालिभद्र को संकेत दिया, शालिभद्र, महाराज बाहर आ चुके हैं। छतरी लेकर तुरंत तैयार हो जाओ। नगर भ्रमण की सूचना सभी अधिकारियों को पहले ही दे दी गई है। एक अन्य अधिकारी ने सम्मानपूर्वक कहा, महाराज, आपकी उपस्थिति में किसी को समस्या कैसे हो सकती है? फिर भी नगर के सभी मुद्दों की जानकारी पहले से भेजी जा चुकी है। महाराज ने गंभीरता से कहा,
अच्छा तो सुनो, सबसे पहले हम यहाँ से सीधा व्यापारी मानिकचंद्र जी के पास चलेंगे। और इस तरह महाराज अपने सजीले काफिले के साथ नगर भ्रमण पर निकले। शालीभद्र बुखार के बावजूद पूरी निष्ठा से छतरी थामे हुए उनके पीछे पीछे चल रहा था। शीघ्र ही वे व्यापारी मानिकचंद्र जी के निवास पर पहुंचे, जहां नगर के हालात पर चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ा। महाराज ने शालीभद्र की ओर देखते हुए कहा, सुनो शालीभद्र, मुझे मानिकचंद्र जी से कुछ विशेष चर्चा करनी है। अभी तुम्हें छतरी लेकर खड़े रहने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी दूर खड़े रहो। जब हमारी बातचीत समाप्त होगी तो तुम्हें बुला लूंगा। शालीभद्र ने राहत की सांस लेते हुए मन ही मन सोचा, चलो कुछ पल आराम का मौका मिल गया। उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सुकून पा लेता हूं। आज कमजोरी कुछ अधिक ही महसूस हो रही है। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठा, सेनापति छत्रपाल ने उसे टोका, अरे शालीभद्र, महाराज वहां खड़े हैं और तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हो, तुरंत खड़े हो जाओ। शालीभद्र ने हल्की मुस्कान के साथ किंतु थके स्वर में कहा, आप मेरा काम एक दिन करके देखो, तब पता चलेगा कि यह कितनी मेहनत का काम है। मैं बुखार में भी अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और आपको मेरी तकलीफ का अंदाजा तक नहीं है। इस बीच महाराज ने नगर भ्रमण करते हुए नजदीक के एक प्राचीन मंदिर में जाने की इच्छा प्रकट की। उनके काफिले में नई ऊर्जा का संचार हो गया। शाम का समय ढल चुका था और गहराता अंधेरा वातावरण में अपना असर दिखा रहा था। शालीभद्र मन ही मन सोच रहा था, ये क्या मुसीबत है, संचार का अंत तो हुआ नहीं और अब मंदिर जाने की तैयारी है, मतलब कम से कम 2 घंटे और। हे भगवान, बस अब तू ही मेरा सहारा है। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे शालीभद्र, महाराज आने ही वाले हैं, उठो जल्दी। शालीभद्र ने थके हुए स्वर में उत्तर दिया, क्या कहूँ, मैं तो यहाँ तैयार खड़ा हूँ पर मेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। तभी महाराज ने देखा कि छत्रधारी शालीभद्र बेहद धीमी चाल में चल रहा था। उन्होंने कुछ क्षण उसे गौर से देखा और कहा, यह क्या हो रहा है? शालीभद्र इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है? इसका चेहरा देखकर लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसे घर जाकर आराम करने की आवश्यकता है। सेनापति ने बीच में कहा, महाराज, यह सब तो इसका नाटक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चलिए, वो पीछे आ रहा है। महाराज ने सेनापति की बात अनसुनी करते हुए फिर से शालीभद्र की ओर देखा। तभी अचानक शालीभद्र लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग चुकी थी और खून बहने लगा था। उसके माथे पर पसीना था और चेहरा बुखार से तमतमाया हुआ था। महाराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, शालीभद्र की हालत तो वास्तव में गंभीर है, इसे तुरंत राजवैद्य के पास ले चलो। सभी लोग घबराए हुए उसकी सहायता के लिए आगे बढ़े और उस शाम की गहराती छाया में शालीभद्र को लेकर महल की ओर चल दिए। महाराज ने शालीभद्र की ओर चिंता भरी नजरों से देखते हुए कहा, शालीभद्र, इतनी तेज बुखार में काम पर आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें घर पर रहकर आराम करना चाहिए था। शालीभद्र ने सिर झुकाकर धीरे से उत्तर दिया, महाराज, यदि मैं न आता तो आपको छतरी कौन देता, और बीते 2 दिनों से तो धूप भी बहुत तेज है, सोचा आपकी सेवा में हाजिर रहूं। महाराज के चेहरे पर करुणा और चिंता का मिश्रण झलक उठा। उन्होंने कहा, शालीभद्र, ऐसी हालत में काम पर आना तुम्हारे लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता था। यही कमजोरी तुम्हें गिरा भी गई। महाराज ने फिर कोई देर न करते हुए स्वयं शालीभद्र का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर राजवैद्य के पास ले जाने लगे। उनकी इस करुणामयी और विनम्रता से भरी मूरत देखकर सभी दरबारी हतप्रभ थे। महाराज का प्रेम और संवेदनशीलता पूरे राजमहल में एक मिसाल बनकर गूंज उठी। महाराज ने गंभीर स्वर में राजवैद्य से कहा, राजवैद्य जी, यह व्यक्ति हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
कृपया इसका उपचार पूरी देखभाल और ध्यान से कीजिए। इसकी हालत गंभीर है और इसके पैर में भी गहरी चोट लगी है। राजवैद्य ने शालीभद्र का मुआयना करते हुए जवाब दिया, महाराज, इसे पूरी तरह स्वस्थ होने में कम से कम 15 दिन का समय लगेगा। महाराज ने तुरंत कहा, तो ठीक है, इसे यहीं पर रखिए और बेहतरीन इलाज कीजिए। सारा खर्च मैं उठाऊंगा। जब तक यह पूरी तरह स्वस्थ न हो जाए इसे जाने मत दीजिए। राजवैद्य ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप निश्चिंत रहें। यह मेरा वादा है कि इसे ठीक करके आपके सामने पेश करूंगा। महाराज ने शालीभद्र को एक अंतिम स्नेह भरी दृष्टि से देखा और फिर वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद शालीभद्र की पत्नी भागती हुई वहां आई। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर असहनीय पीड़ा थी। पत्नी ने शालीभद्र के पास आते ही तंज भरे स्वर में कहा, कहा नहीं था मैंने कि इस हालत में मत जाओ, पर तुमने मेरी एक न सुनी। अब देखो, चोट भी लग गई और बुखार भी बढ़ गया। शालीभद्र ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो भाग्यवान। राजवैद्य जी मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। और सोचो, स्वयं महाराज मुझे यहाँ छोड़ने आए थे। पत्नी ने हैरानी और गहरे भाव से कहा, सच में महाराज कितने दयालु हैं। लेकिन अगर वह इतने दयालु हैं, तो आपको बुखार में क्यों काम पर बुलाया? अगर उन्हें आपकी हालत का पहले ही ख्याल होता तो यह सब नहीं होता। शालीभद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा, यह सब उन बीच के लोगों की चाल है। महाराज का इसमें कोई दोष नहीं है। और देखो, इसी बहाने मुझे 15 दिन का आराम भी मिल गया। तुम निश्चिंत रहो, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, मानो शालीभद्र की बातें उसकी चिंता को पल भर में दूर कर रही हों। पत्नी ने शालीभद्र की ओर पीड़ा भरी नजरों से देखा और कहा, कितना समझाती हूँ पर आप मानते ही नहीं। ऐसी नौकरी का क्या फायदा? चलिए गांव वापस चलते हैं, वहीं सुकून से रहेंगे। शालीभद्र ने उसकी बात सुनकर शांत स्वर में कहा, भाग्यवान, इतनी जल्दी फैसला न लो, थोड़ा सब्र रखो। जो भी होगा हमारे ही भले के लिए होगा। धीरे धीरे दिन बीते और 15 दिनों में शालीभद्र की तबीयत पूरी तरह सुधर गई। महाराज ने उसकी सेहत का हाल जानने के लिए स्वयं राजवैद्य को उसके पास भेजा। राजवैद्य ने शालीभद्र से मुस्कुराते हुए पूछा, तो शालीभद्र, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? क्या हमने तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखा? शालीभद्र ने आदर से सिर झुकाते हुए कहा, जी हुजूर, आपका इलाज बेहतरीन रहा। आपकी देखभाल और महाराज की मेहरबानी से 2 दिन पहले ही बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तभी महाराज स्वयं वहां पधारे और शालीभद्र से स्नेहभरे स्वर में बोले, शालीभद्र, इसमें मेरी कोई विशेष मेहरबानी नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। इसे अपनी पत्नी को दे देना। शायद इस सेवा से उसका मन कुछ हल्का हो जाए। शालीभद्र ने विनम्रता से महाराज की ओर देखते हुए कहा, महाराज, ये सब क्यों? मैंने तो अपनी सेवा का धर्म ही निभाया है, इससे अधिक कुछ नहीं। महाराज मुस्कुराते हुए बोले, जानता हूँ शालीभद्र, लेकिन ये उपहार मेरे आभार का प्रतीक है। शालीभद्र ने महाराज के उपहार को बड़े आदर और कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। उसका चेहरा संतोष और कृतज्ञता से खिल उठा, जैसे इस कठिन परीक्षा के बाद उसे कोई अमूल्य आशीर्वाद मिला हो। महाराज ने फिर कहा, शालीभद्र, मैं तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा और तुम्हारी कर्मठता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस छोटे से उपहार के अलावा भी यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे निसंकोच बताओ, मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ। शालीभद्र ने कृतज्ञता से कहा, महाराज, मुझे अब और क्या चाहिए? आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है कि मैं जीवन भर चैन से जी सकता हूँ। महाराज ने स्नेहभरे स्वर में कहा, फिर भी अगर कभी कुछ और चाहिए हो तो बेझिझक मांग लेना।
तभी शालीभद्र की पत्नी धीरे से आगे बढ़कर बोली, महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। इनकी एक छोटी सी ख्वाहिश है, अगर आप अनुमति दे तो मैं आपको बता दूं। बस इसे सुनकर आप नाराज न हो। शालीभद्र मन ही मन घबराते हुए सोचने लगा, हे भगवान, मैंने इसे कब कहा कि मुझे कुछ चाहिए, न जाने क्या मांग बैठेगी। लगता है आज ये मेरी जान की आफत बनकर ही रहेगी। महाराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर शालीभद्र अपनी बात कहने में संकोच कर रहा है तो तुम ही बता दो कि इसे क्या चाहिए। शालीभद्र की पत्नी ने साहस बटोरते हुए कहा, महाराज, इनकी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि ये एक दिन के लिए राज्य के महाराज बने, लेकिन यह बात कहने में इन्हें संकोच हो रहा था। अब आप चाहें तो इनकी इच्छा पूरी करें, अन्यथा आपकी मर्जी। महाराज ठहाका लगाते हुए बोले, अरे शालीभद्र, तो तुम्हें एक दिन के लिए राजा बनना है? भले ही यह ख्वाहिश कुछ असामान्य है, लेकिन मैंने वचन दिया है तो इसे अवश्य पूरा करूंगा। बस जब तुम तैयार हो बता देना, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। उस दिन तुम पूरे राज्य के राजा होगे। शालीभद्र की पत्नी ने विनम्रता से कहा, महाराज, इस पर हम सोच विचार कर आपको जल्द ही सूचित करेंगे। लेकिन अगर आप अनुमति दें तो एक और निवेदन है, इस निर्णय की आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दें ताकि इसे जानकर लोगों को गर्व हो। महाराज ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसा तुम लोग चाहोगे वैसा ही होगा। इस विनोदपूर्ण योजना को लेकर मैं भी उत्सुक हूँ। अब मैं विदा लेता हूँ। महाराज के जाते ही शालीभद्र की आंखों में आश्चर्य और दिल में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। शालीभद्र ने हैरान होकर पत्नी से कहा, मुझे महाराज बनने की इच्छा है। मैंने कब ऐसा कहा? सच कहूं तो यह सब मुझे कुछ अजीब लग रहा है। फिर भी एक दिन के लिए महाराज बनकर मैं क्या कर पाऊंगा, बताओ तो सही। पत्नी ने संयम और आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, मैंने बहुत ही सोच समझकर यह निर्णय लिया है। उस दिन आपको क्या करना है यह सब मैं पहले ही बता दूंगी। आप इसकी चिंता न करें। आपकी इस एक दिन की महाराज वाली भूमिका कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है, सिर्फ आपकी नहीं। शालीभद्र ने चिंतित होते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं तुम लालच में पड़कर हमारी जान खतरे में तो नहीं डाल रही? पत्नी ने उसे दिलासा देते हुए कहा, आपने हमेशा मेरी बातों को नजरअंदाज किया है। बस एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। शालीभद्र कुछ सोचते हुए चुप रह गया और दोनों अपने घर लौट गए। एक हफ्ता बीतते बीतते पूरे राज्य में एक महत्वपूर्ण घोषणा करवाई गई। सुनो सुनो, समस्त प्रजा ध्यान दे। महाराज के आदेशानुसार अगले शुक्रवार को महाराज के परम सेवक शालीभद्र, जो सदैव उन्हें छत्री प्रदान करते हैं, पूरे एक दिन के लिए महाराज की भूमिका निभाएंगे। उस दिन राज्य की कोई भी समस्या लेकर सीधे महाराज शालीभद्र के पास जाया जा सकता है। समस्त प्रजा को यह आदेश सुनाया जाता है। इस घोषणा से पूरे राज्य में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब उनका प्रिय सेवक शालीभद्र महाराज की गद्दी पर बैठेगा। शालीभद्र के राजा बनने का दिन आखिरकार आ ही गया। महाराज ने शालीभद्र को बुलाकर अपनी तलवार थमाई और गंभीरता से बोले, देखो शालीभद्र, आज सुबह 10 बजे से लेकर कल सुबह 10 बजे तक तुम इस राज्य के महाराज हो। यह तलवार मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसे संभालना। याद रखना, आज तुम्हें एक सच्चे योद्धा की तरह व्यवहार करना होगा। अब तुम सिंहासन पर जाकर विराजमान हो जाओ। शालीभद्र ने संकोच को त्याग कर आत्मविश्वास से सिंहासन पर कदम रखा। सिंहासन पर बैठते ही उसने आवाज बुलंद की, सुनो, आज आप सब बिना किसी डर के मेरे पास आ सकते हैं और अपनी समस्याएं कह सकते हैं। यहाँ हर किसी को न्याय मिलेगा। शालीभद्र की बात सुनकर लोग एक एक करके उसकी ओर आने लगे, अपनी पीड़ाएं और परेशानियां सुनाने लगे।
उस दिन राज्य का हर व्यक्ति उम्मीद के साथ अपने नए महाराज के सामने खड़ा था और शालिभद्र ने पूरी तन्मयता से उनकी समस्याओं को सुनने का प्रण लिया। सभी की बातें सुनने के बाद शालिभद्र ने गंभीर स्वर में महाराज से कहा, महाराज, आपके राज्य में प्रजा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मध्यस्थ अधिकारी इनकी समस्याएं आपके पास तक पहुंचने ही नहीं देते। इससे प्रजा में आपके प्रति गलतफहमियां घर कर रही हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं आज कुछ दान करना चाहूंगा जिससे प्रजा की कुछ समस्याएं हल हो सकें। महाराज ने उदारता से कहा, शालिभद्र, आज तो तुम ही महाराज हो। तुम्हारे दिल में जो भी भलाई का कार्य है उसे पूरे अधिकार से करो। शालिभद्र ने अपने एक दिन के शासनकाल का भरपूर लाभ उठाया। उसने कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर प्रजा की समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया, कुछ दान किए और राज्य में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए। उस दिन प्रजा के चेहरों पर सुकून और संतोष की झलक दिखने लगी और शालिभद्र ने अपने सामर्थ्य का सर्वोत्तम उपयोग कर लोगों के दिलों में अपने लिए सम्मान और आभार का भाव उत्पन्न किया। शालिभद्र ने राज्य के गरीबों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्हें खेती के लिए उपजाऊ भूमि और थोड़ी पूंजी प्रदान किया। इसके साथ ही उसने गांव में एक भव्य वैद्यशाला के निर्माण का आदेश भी दिया, जिससे आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो सकें। संध्या होते ही शालिभद्र ने अपने मंत्रियों से कहा, आज मैं मां दुर्गा के मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ। तुरंत सभी तैयारियां करें और आज सेनापति छत्रपाल मेरे साथ रहेगा और मेरा छत्र थामेगा ताकि उसे भी इस कर्तव्य का महत्व और मेरी पीड़ा का अनुभव हो। मंदिर जाते समय सेनापति ने श्रद्धा और कर्तव्य भाव से छत्र थामा और पूरे रास्ते शालिभद्र के पीछे चलता रहा। वापस लौटते समय शालिभद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे किसी छत्र की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है अब तुम्हें समझ में आया होगा कि मुझे इस दायित्व के दौरान किस तरह का कष्ट झेलना पड़ता था। मैंने तुम्हें यह अनुभव करवाने के लिए छत्र थामने को कहा ताकि मेरे संघर्ष की गहराई तुम्हारे हृदय में उतरे। शालिभद्र के इन शब्दों ने न केवल सेनापति के मन में उसके प्रति आदर का भाव उत्पन्न किया, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक संवेदनशील भी बनाया। फिर शालिभद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, आज मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहा हूँ। आज के बाद से घोड़े पर ही एक छत्र स्थायी रूप से बांधा जाएगा ताकि किसी को छत्र पकड़ने की कष्टपूर्ण आवश्यकता न रहे। उनकी बात सुनते ही सभी दरबारी चकित हो गए और तत्पश्चात आदेशानुसार घोड़े के ऊपर एक छत्र बांध दिया गया। इस प्रकार शालिभद्र के राजा बनने का यह अनोखा और प्रेरणादायी दिन समाप्त होता है। महाराज शालिभद्र की समझदारी और करुणा से प्रभावित होकर उसके पास आए और बोले, शालिभद्र, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी विवेकपूर्ण सोच ने मुझे एक नई दिशा दिखाई है। आज से तुम मेरे मुख्य सलाहकार रहोगे। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करूंगा। साथ ही हर वर्ष एक दिन किसी सामान्य नागरिक को राजगद्दी पर बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा ताकि शासक की पीड़ा और प्रजा की कठिनाइयों का वास्तविक अनुभव हो सके। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद शालिभद्र महाराज के मुख्य सलाहकार के रूप में सेवा करने लगा। उसने अपने नवीन विचारों और महत्वपूर्ण परामर्शों से राज्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया तथा अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन का आनंद लेने लगा। उनका यह जीवन राज्य के हर नागरिक के लिए प्रेरणा बन गया और राज्य में शालिभद्र की कहानी हमेशा एक आदर्श के रूप में सुनाई जाने लगी। किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था गौरी। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। वहां सब लड़कियां अपने सगाई ब्याह की बातें कर रही थी। एक सहेली जिसका नाम बंतो था बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे लिए ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। यूं सब लड़कियां बातें कर रही थी। कोई अपने भाई की बात कहती थी और कोई मामू की। गौरी बेचारी सखियों की बातें चुपचाप सुन रही थी।
उसके पास कहने की कोई बात ही नहीं थी। बहुत दिन हुए, उसके माता पिता मर चुके थे और वे उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे। कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। ऐसे में उसकी शादी का प्रबंध भला कौन करता, लेकिन उसका जी चाहता था कि वह भी सखियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसीलिए उसने यूं ही एक बात बनाई और कहा, मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है, वह मेरे लिए बहुत से जेवर, गहने और कीमती कपड़े लाएगा। एक बिसाती जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, कहीं पास ही बैठा लड़कियों की यह बातें सुन रहा था। वह बिसाती एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम किया करता था। जब उसका दांव लगता था, लोगों को लूट लेता था। गौरी की बात सुनकर वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और दूसरे ही दिन वह भेष बदलकर उसके घर चला गया। वह अपने साथ कीमती वस्त्र और आभूषण भी लाया था। उसने गौरी से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। कई साल परदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर अब लौटा हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूँ। गौरी भोली भाली, सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने ठग की बातों का सहज ही में विश्वास कर लिया। उसने घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे, एक चिड़िया ने ची ची करते हुए कहा, बहन गौरी, तेरी अक्ल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई। गौरी पक्षियों की भाषा समझती थी। उसने अपने चाचा से पूछा, यह चिड़िया क्या कह रही है। ठग ने उत्तर दिया, ची ची करना और शोर मचाना इन चिड़ियों की आदत है, हमें इससे क्या मतलब। जब वे थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो उन्हें एक मोर मिला। उसने भी वही बात कही, बहन गौरी, तेरी अक्ल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई। फिर एक गीदड़ मिला। उसने भी यही बात दोहराई, बहन गौरी, तेरी अक्ल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई। गौरी बार बार अपने चाचा से पूछती और गौरी के पूछने पर हर बार ठग यही कह देता था कि शोर मचाना इन पशुओं और पक्षियों की आदत है, हमें इससे क्या मतलब। वह ठग गौरी को साथ लिए अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने सारा भेद अपने आप खोल दिया और गौरी से कहा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। गौरी यह सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसके लिए अब वहां से भाग जाना भी संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बातें याद आई और उसे अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगई के लिए बाहर जाता तो गौरी को अपनी माँ के सुपुर्द कर जाता कि वह उस पर कड़ी निगरानी रखे और उसे कहीं बाहर न जाने दे। ठग की माँ बहुत बूढ़ी थी। उसके मुख पर झुर्रियां थी, गालों का मांस लटक गया था और सिर गंजा था। गौरी के बाल बहुत लंबे थे, काले और सुंदर, नागिन की तरह लहराते हुए। बुढ़िया को गौरी के यह बाल बहुत पसंद थे। एक दिन जब उसका बेटा ठग घर से बाहर गया हुआ था तो उसने गौरी से पूछा, तुम्हें यह सुंदर बाल कहाँ से मिले हैं। गौरी ने एकदम बात बनाई और बोली, यह सब मेरी माँ की कृपा है। उसने एक दिन मेरा सिर उखली में रखकर ऊपर से मूसल मारे। जैसे जैसे मूसल पड़ते थे मेरे बाल लंबे होते जाते थे। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, मेरा सिर तो गंजा है, ओखली में सिर देकर और ऊपर से मूसल मारकर क्या मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे। गौरी ने झट उत्तर दिया, क्यों नहीं, जरूर हो जाएंगे। बुढ़िया बाल उगाने की खुशी में ओखली में सिर देने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन ठग जब काम से बाहर गया, बुढ़िया ने गौरी से अपने बाल बढ़ाने को कहा। गौरी ने ओखली में उसका सिर रखकर ऊपर से धड़ाधड़ मूसल मारना शुरू किया। मूसल की चोटों के नीचे बुढ़िया तड़पने लगी और 5-7 चोटों में ही मर गई। गौरी ने बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और घूंघट निकालकर दीवार के सहारे एक कोने में बैठा दिया। इसके बाद गौरी ने घर का थोड़ा धन और सामान समेटा और वहां से भाग खड़ी हुई। रास्ते में उसे वही ठग मिल गया।
वह कहीं से चक्की के 2 पार्ट चुराकर लौट रहा था। गौरी उसे देखते ही एक झाड़ी में छिप गई। ठग ने गौरी को देख तो लिया मगर पहचाना नहीं। उसने समझा कि कोई औरत किसी काम से घर आई है और इस ख्याल से कि कहीं वह चोरी का माल देखकर शोर न मचा दे, वह खुद छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वह बहुत दूर चला गया तब गौरी झाड़ी की ओट से बाहर निकली और अपने गांव की ओर चल पड़ी। ठग जब घर पहुंचा तो उसने गौरी को आवाज दी। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब बार बार पुकारने पर भी गौरी कुछ नहीं बोली तो उसे क्रोध आ गया और उसने चक्की के पार्ट बुढ़िया के सिर पर दे मारे। वह नए वस्त्रों में बैठी बुढ़िया को गौरी समझ रहा था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वह गौरी नहीं उसकी मां है तो वह फफक फक कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी मां चक्की के पाटों से ही मरी है। ठग ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह गौरी को वापस लाकर ही दम लेगा। गौरी गांव में लौट कर आई तो ठग के डर से वह अपनी एक सखी के घर रहने लगी। जब 1 महीना इसी प्रकार बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा, तो वह फिर से अपने घर में रहने लगी। जब वह रात को सोने जाती तो अपनी रक्षा के लिए एक तेज खंजर अपने सिरहाने रख लेती। एक रात जब वह गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो ठग आया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई गौरी को चारपाई के साथ बांध दिया और उठाकर चलते बने। गौरी की आंख खुल गई थी, लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुंचे तो गौरी ने धीरे से खंजर निकाला और पिछले 2 आदमियों के सिर काट डाले और फिर तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया। लेकिन ठग जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। गौरी ने तब पेड़ को ही आग लगा दी। ठग उसके साथ ही जलकर राख का ढेर हो गया। इस प्रकार गौरी ने अपनी वीरता और साहस से ठग पर विजय पाई। वह उसके घर गई और उसका सारा धन और सामान छकड़े पर लाद कर अपने घर ले आई। आसपास के देहात में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे। गौरी ने अपनी पसंद के एक लड़के से ब्याह कर लिया और वे दोनों सुख और आनंद से एक साथ रहने लगे। आज से कई 100 साल पूर्व की बात है। एक गांव में राम सिंह नामक एक किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ व गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को वह पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था, ताकि उसका बेटा भी उसकी भांति उम्र भर मेहनत मजदूरी ही न करता रह जाए। अपने पुत्र से उसे बड़ी आशाएं थीं। लाखों सपने उसने अपने पुत्र को लेकर संजो डाले थे। वही उसके बुढ़ापे की लाठी था। उसका बेटा सुंदर भी काफी बुद्धिमान था। वह गांव के पंडित कस्तूरीलाल के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने भी अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वह भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माँ बाप के कदमों में दुनिया भर की सारी खुशियां और सारे सुख लाकर डाल देगा। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे तो वह उसमें सफलता प्राप्त कर ही लेता है। ऐसा ही सुंदर के साथ भी हुआ। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुआ। सारे गांव में उसकी खूब वाहवाही हुई। अपने बेटे की इस सफलता पर राम सिंह का मस्तक भी गर्व से ऊंचा हो उठा। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की मां, मेरे मन में सुंदर को लेकर काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। कहो जी। राम सिंह की पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर की शादी ब्याह का विचार बनाया है? अरे भगवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, मगर अभी उसे अपने पैरों पर तो खड़ा होने दें। मेरा तो यह विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहां जाकर वह कोई अच्छा सा काम धंधा सीखकर कुछ बनकर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही धंधा है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही धंधा करना है तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या है? हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? सुंदर की मां कमला ने कहा, माना कि हमारा सुंदर समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वह कोई अच्छा सा काम धंधा तलाश भी लेगा, मगर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो चाहिए। सुनो सुंदर की मां, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, मगर फिर भी मुझे उम्मीद है
कि यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं तो वह अवश्य ही उसे शरण देगा और रोजी रोजगार ढूंढने में वह सुंदर की सहायता भी करेगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं अपने लाल को अपनी आंखों से दूर करूं। ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, मगर दिल से तो तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसीलिए दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से गुजरेगा। और इस प्रकार राम सिंह ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसी शाम सुंदर जब अपने यार दोस्तों के साथ खेल कूद कर घर वापस आया तो राम सिंह ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बैठाया और अपने मन की बात बता दी। सुंदर यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। वास्तव में सुंदर भी यही चाहता था कि वह किसी प्रकार शहर चला जाए और वहां कोई ऐसा काम धंधा करे जिससे उसका परिवार सदा सदा के लिए गरीबी से छुटकारा पाकर सुख भोगे। अतः पिता का प्रस्ताव पाकर वह बड़ा खुश हुआ और बोला, पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और अच्छी सी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, मगर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार न कर दें। यही सोचकर मैंने आपसे अपने मन की बात नहीं कही, मगर अब जब आप स्वयं ही मुझे शहर भेजने के इच्छुक हैं तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है। मैं अवश्य ही शहर जाऊंगा। और इस प्रकार दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे दीन दुनिया की ऊंच नीच समझाई और अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए विदा कर दिया। सुंदर काफी सूझबूझ वाला समझदार युवक था। अपने माता पिता के दुख दर्द को वह भली भांति समझता था। वह यह भी जानता था कि गांव में रहकर तो उसका भविष्य अंधकार में ही डूबा रहेगा, जबकि उसकी इच्छा बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भरपूर सुख देना था। अतः खुशी खुशी वह शहर के लिए रवाना हो गया। शहर आकर सुंदर की आंखें चुंधिया गईं। खूब भीड़ भड़क्का, सजी संवरी दुकानें, तांगे इक्कों का आवागमन। आश्चर्य से यह सब देखता सुंदर अपने पिता के कथित दोस्त से मिलने चल दिया। लेकिन जब वह पिता के बताए स्थान पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त रामचंद्र तो न जाने कब का मर खप गया और अब तो उसके परिवार का भी कोई अता पता नहीं था। यह जानकर सुंदर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन सुंदर उन युवकों में से नहीं था जो हताश होकर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। उसने अपने आप को दिलासा दिया और बोला, बेटे सुंदर, निराश होने से कुछ नहीं होगा। अब शहर आ ही गए हैं तो कुछ करके ही लौटेंगे। माँ और बापू ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे की लाठी हूं। अब शहर आ ही गया हूं तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। तुझे याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद भगवान करते हैं। अपने आप को इसी प्रकार हौसला बंधाता हुआ सबसे पूछता पांचता सुंदर एक सराय में आकर ठहर गया। उसने स्नान आदि से निवृत्त होकर थोड़ा आराम किया, फिर किसी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। वह जहां भी नौकरी मांगने जाता, दुकानदार उसके बातचीत करने के ढंग और उसकी सूझबूझ से प्रभावित तो होता, किंतु कोई जान पहचान न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिल पाती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। सुंदर गांव से अपने साथ जो रुपया पैसा लेकर आया था वह भी लगभग समाप्त होने को था। अब तो सचमुच सुंदर को चिंताओं ने आ घेरा। वह सोचने लगा कि काश शहर में उसकी कोई जानकारी होती तो अवश्य ही उसे कोई नौकरी मिल जाती। एक दिन की बात है, सुंदर थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा मौजूदा स्थिति के विषय में सोच रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर दो राज कर्मचारी पेड़ की ठंडी छांव में बैठे गपशप कर रहे थे। अनमना सा सुंदर उनकी बातें सुनने लगा। एक राज कर्मचारी दूसरे राज कर्मचारी से बोला, कुछ भी कहो भाई रामवीर, तू है बड़ा नसीब वाला। हम दोनों साथ साथ ही राजदरबार की सेवा में आए थे, मगर तू तरक्की करके राजा जी का खजांची बन गया और मैं रहा सिपाही का सिपाही। इसे कहते हैं तकदीर। तकदीर भी उन्हीं का साथ देती है गंगाराम, जो सूझबूझ और हिम्मत से काम लेते हैं। मैंने अपनी सूझबूझ से कुछ ऐसे काम किए कि महाराज का विश्वास पात्र बन गया और उन्होंने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे खजांची बना दिया। अन्ना भाई, तू जरूर किसी साधु या फकीर से कोई मंत्र वंतर पढ़वाकर लाया होगा जो इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली।
वरना मैं क्यों ना किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया। भिया, तू मुझे भी अपनी कामयाबी का राज बता। तेरे जैसे लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि पकी पकाई मिल जाए और खा लें। अरे भाई मेरे, अगर इंसान में हिम्मत, हौसला, ईमानदारी, साहस और सूझबूझ हो तो वह पहाड़ को खोदकर नदी बहा दे। देख, तू वह मरा हुआ चूहा देख रहा है ना? रामवीर ने सड़क के किनारे पड़े एक मरे हुए चूहे की ओर इशारा किया। हाँ देख रहा हूं, गंगाराम बोला। आने जाने वाले लोग भी उसे देख रहे हैं और घृणा से थूक कर दूसरी ओर मुंह फेर कर निकल रहे हैं। रामवीर भाई, मैं तुझसे तेरी कामयाबी का रहस्य पूछ रहा था और तू मुझे मरा हुआ चूहा दिखा रहा है। ये क्या बात हुई? गंगाराम, मैं तुझे कामयाबी की बाबत ही बता रहा हूं। सुन, लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। भैया मेरे, अक्ल का इस्तेमाल करने से ही इंसान कामयाबी हासिल करता है, जंतर मंतर से कुछ नहीं होता। मैं समझ गया भाई रामवीर, निराश सा होकर गंगाराम बोला। तू मुझे अपनी कामयाबी का राज बताना ही नहीं चाहता। खैर, कभी तो मेरे भी दिन बदलेंगे। चलो अब चलते हैं। इस प्रकार वे दोनों राज कर्मचारी उठकर चले गए। वे तो चले गए, मगर खजांची रामवीर की चूहे वाली बात ने सुंदर के दिमाग में खलबली सी मचा दी। उसके दिमाग में रामवीर की कही बात बार बार गूंज रही थी। लोग उस मरे हुए चूहे पर थूक थूक कर जा रहे हैं, मगर कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा लेगा, 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर सोचने लगा, खजांची की बात में दम है। जिस देश में मिट्टी भी बिकती हो, वहां कोई चीज बेचना मुश्किल नहीं, मगर इस मरे हुए चूहे को खरीदेगा कौन? कैसे कमाएगा कोई इससे 4 पैसे? चूहे को घूरते हुए सुंदर यही सोच रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सड़क पर उसे एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगे में एक सेठ बैठा था, जिसने एक बिल्ली को अपनी गोद में दबोचा हुआ था। बिल्ली बार बार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। अभी घोड़ा गाड़ी सुंदर के आगे से गुजरी ही थी कि बिल्ली सेठ की गोद से कूदी और सड़के के किनारे की झाड़ियों में जा घुसी। अरे अरे तांगे वाले, तांगा रोको, मेरी बिल्ली कूद गई, सेठ चिल्लाया। तांगा रुका और सेठ उतरकर तेजी से झाड़ियों की तरफ लपका। अरे भाई तांगे वाले, देखो, मेरी बिल्ली उन झाड़ियों में जा घुसी है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। सेठ झाड़ियों के पास जाकर बिल्ली को बुलाने लगा। आजा आजा किटी, आओ। इसी बीच तांगे वाला और सुंदर सहित कुछ अन्य लोग भी वहां जमा हो गए थे। अरे भाई, मैं किसी खास प्रयोजन से इस बिल्ली को खरीद कर लाया हूं, कोई इसे बाहर निकालने में सहायता करो। सेठ बेताब होकर एकत्रित हो गए लोगों से गुहार कर रहा था, जबकि झाड़ियों में घुसी बिल्ली पंजे झाड़ झाड़ कर गुर्रा रही थी। देख नहीं रहे हो सेठ जी कि बिल्ली किस प्रकार गुर्रा रही है? एक व्यक्ति बोला, हाथ आगे बढ़ाते ही झपट पड़ेगी। यह सब देखकर सुंदर के मस्तिष्क में राजा के खजांची की बात गूंज गई। कोई सूझबूझ वाला इंसान इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमा लेगा। सुंदर के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ और तुरंत उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आ गई। वह सेठ से बोला, सेठ जी, अगर मैं आपकी बिल्ली को काबू करके दूं तो आप मुझे क्या देंगे? आए। सेठ जी ने तुरंत सुंदर की ओर देखा और बोला, भाई, तू मेरी बिल्ली को काबू करके देगा तो मैं तुझे चांदी का एक सिक्का दूंगा। चांदी का सिक्का? सुंदर के मुंह में पानी भर आया। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपकी बिल्ली काबू करके आपको देता हूं। कहकर सुंदर दौड़ा दौड़ा उसी दिशा में गया जिधर मरा हुआ चूहा पड़ा था। वाह बेटा सुंदर, बन गया काम। उस खजांची ने ठीक ही कहा था कि यदि सूझबूझ से काम लिया जाए तो इस मरे हुए चूहे से भी 4 पैसे कमाए जा सकते हैं। सुंदर ने मन ही मन खुश होते हुए एक रस्सी तलाश की और चूहे की गर्दन में फंदा डालकर झाड़ियों की ओर चल दिया। हटो हटो, सब पीछे हटो। भीड़ को एक ओर हटाता हुआ सुंदर बोला, बिल्ली अभी बाहर आती है। अरे, मरा हुआ चूहा, यह तो वहां पड़ा था, किसी ने कहा। दूसरा बोला, भाई वाह, इस लड़के ने तो मौके का फायदा उठाकर एक सिक्का कमा लिया। इसे कहते हैं बुद्धि का करिश्मा। यह लड़का अवश्य ही एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और इस तरह वहां जमा लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। सुंदर झाड़ियों के करीब बैठ गया और रस्सी से बंधे चूहे को बिल्ली के सामने लहराने लगा। मोटे चूहे को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी भर आया। एक नजर उसने मैत्री भाव से सुंदर की ओर देखा
फिर दुम हिलाती हुई धीरे धीरे सुंदर के करीब आने लगी। सभी लोग उत्सुकता से ये तमाशा देख रहे थे और फिर कुछ ही पलों बाद चूहे के लालच में जैसे ही बिल्ली बाहर आई, सुंदर ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और उसे गोद में उठा लिया।